हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वर्णिमा सक्सेना और आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में, जिसको कि रसौली या बच्चेदानी में गांठ भी कहते हैं। और ये मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में मिलता है। 15 से 50 साल तक की फीमेल्स में मिल सकता है। ज़्यादा कॉमनली ये 30 to 45 ईयर्स की फीमेल्स में मिलता है। और ये 50 साल की फीमेल्स में नियरली फ्रॉम 20% to 80% फीमेल्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है। और ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, इसीलिए कभी अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करता है, जैसे कि बच्चेदानी के रास्ते हाथ डाल करके अगर वो देखता है, या फिर आप किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें ये फाइब्रॉइड्स निकलते हैं। ये जनरली एसिम्टोमेटिक होते हैं और ये नॉन कैंसरस होते हैं और बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं या नॉन ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं। तो इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम अनडिटेक्टेड चले जाते हैं और कभी कभार इसमें सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स क्या आते हैं? ये आते हैं कि जैसे माहवारी का ज़्यादा आना या लंबे समय तक आना, माहवारी के समय दर्द होना या फिर कमर में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना और उनको कॉन्स्टिपेशन रहना, पेशाब में दिक्कत होना, जैसे आपको बार बार पेशाब जा सकते हैं और कभी कभी यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। फाइब्रॉइड्स जनरली इनफर्टिलिटी का कॉज, जब सारे कॉजेज हम रूल आउट कर देंगे तब अगर कोई कॉज नहीं मिलता देन फाइब्रॉइड कैन बी अ कॉज, बट इन जनरल फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी नहीं कराता है और प्रेगनेंसी रुकने में इंटरफेयर भी नहीं करता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर उसमें वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। जैसे कि पेट में दर्द होना या प्री टर्म लेबर आपको हो सकता है। तो ये कुछ एक सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। उसके अलावा ये कहाँ मिलता है? इसके जो मोस्टली हमें ब्लैक फीमेल्स में मिलता है या फिर जो ओबीज फीमेल्स होती हैं, जो विटामिन डी डेफिशिएंट फीमेल्स हैं और जो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इंटेक कम है, तो ऐसी फीमेल्स में मिलता है। जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं और अगर फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, मतलब आपकी माँ को या बहन को फाइब्रॉइड है तो आपके में भी होने की संभावना हो सकती है। तो ये सारे हमारे रीजंस हो गए कि हमें कहाँ कहाँ पे ये मिल सकता है। अब इसके अलावा हमें क्या इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? तो चूंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, तो और या फिर बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स अगर हैं आपके और बहुत सिवियर सिम्टम्स नहीं हैं, या फिर अगर आप मेनोपॉज को अप्रोच कर रहे हैं, तो उन केसेस में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रखते हैं। अगर मिनिमल सिम्टम्स हैं तो अगर आपको लगता है कि बिना ट्रीटमेंट के आप जा सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस में रहते हैं, तो हम वो देख सकते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो डिपेंड करता है क्या साइज है फाइब्रॉइड का, क्या लोकेशन है, कितने नंबर हैं और क्या एज ग्रुप है पेशेंट की। लोकेशन क्या होती है? जो फाइब्रॉइड होता है वो हमारा ग्रो करता है मसल लेयर जो एंडोमेट्रियम की बच्चेदानी की होती है। तो अगर वो मसल लेयर से बाहर निकलता है तो हम उसे सबसेरस कहते हैं। अगर वो मसल लेयर में रहता है तो उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं। और अगर वो मसल लेयर से बच्चेदानी के अंदर आता है और उसकी कैविटी में इंटरफेयर करता है तो उसको सब म्यूकोसल कहते हैं। और अगर वो बच्चेदानी की गर्दन पे रहता है तो उसे हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं। तो अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेजमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेशेंट या साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, इन सबको ध्यान में रखते हुए। तो जो मैनेजमेंट से एक तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, उसके अलावा कुछ मेडिसिन आते हैं जो कि हम देते हैं जो कि फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक कर सकते हैं, बट ये एक टेम्पररी मैनेजमेंट होता है और ये हम 3 महीने से 6 महीने से ज़्यादा नहीं देते। और एक बार जब हम दवा बंद करेंगे तो वो फाइब्रॉइड अपने साइज को वापस अप्रोच कर लेगा, वो बढ़ जाएगा फाइब्रॉइड। उसके अलावा चूंकि ये जो मेडिसिन होती हैं ये टेम्पररी मेनोपॉज टाइप स्टेट लाती है, जिसमें कि ये हमारे हार्मोन्स जो होते हैं जो कि फाइब्रॉइड बनाते हैं, जो कि बढ़ने के कारण, जिनके इम्बैलेंसेस के कारण हमारे बॉडी में फाइब्रॉइड बनता है, वो हार्मोन्स की कमी कर देता है आर्टिफिशियल। तो इस कारण हमारी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स होने की भी संभावना हो सकती है।
तो जब हम ये मेडिसिन दे रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके देना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, और एक बार जब हम इसे स्टॉप करेंगे तो वो वापस अपनी साइज को अप्रोच कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये हार्मोन कंटेनिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं जो विमेन हैं जो कि मेनोपॉज को अप्रोच कर रही हैं या मिडिल एजेड फीमेल्स हैं और जिन्हें कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि बच्चा होने से रोकथाम चाहिए, उनमें हम ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। ये सिम्टम्स को कम करता है, फाइब्रॉइड कोई श्रिंक नहीं करेगा पर ये आगे उसकी ग्रोथ होने से रोकेगा, तो एक ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये कॉपर टी की तरह एक डिवाइस होती है और इसे हम बच्चेदानी में डाल देते हैं, और जब विमेन मेनोपॉज अटेन कर लेती है तो हम उसे निकाल देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो अपने आप फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाता है। इसका लाइफ टाइम नियरली 5 years का होता है, तो एक ये ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा फिर जब हम सर्जरी को कंसिडर करते हैं तो वो हम कंसिडर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, क्या लोकेशन है और कितनी रिक्वायरमेंट है सर्जरी की। अगर हम सिर्फ फाइब्रॉइड निकालते हैं तो उसमें रेकरेंस का चांस नियरली 30% होता है। मतलब कि अगर हम 100 लोगों की सर्जरी करेंगे तो उसमें 30 लोगों को वो रेकर कर सकते हैं। तो एक इस चीज़ को हमें सर्जरी से पहले हमें इस बारे में क्लियर होना चाहिए। और एक जो परमानेंट ऑप्शन होता है कि हम बच्चेदानी ही निकाल दें, बट दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीबडी। उसके भी बस एक सर्टेन ग्रुप होता है, उन्हीं में हम ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक पैनिकी सिचुएशन नहीं है, एंजाइटी की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फाइब्रॉइड है तो अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करिए और अपने सिम्टम्स डिस्कस करिए। कोई दवा की ज़रूरत हो तभी लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो कुछ मत करिए। So this is all for today. Thank you and bye-bye.